नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960608974386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 14 और आज के हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इंडिया और नॉर्डिक जो कंट्रीज हैं उनके रिलेशन में बताऊंगी अभी नॉर्डिक कंट्रीज में क्या क्या आता है। फिर है इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के ऊपर कई बार न्यूज में रहा है तो क्या क्या है वो पढ़ेंगे। कोस्टल सिक्योरिटी, कार टी सेल थेरेपी और मिलेट्स। स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे फर्स्ट आर्टिकल को, इंडिया और नॉर्डिक कंट्रीज। अभी रिसेंटली इंडिया और नॉर्डिक कंट्रीज ने अपना अग्रीमेंट को साइन किया है। किस चीज के लिए? यहाँ पर जो ग्रीन ट्रांजिशन का मतलब क्या है? हरित ट्रांजिशन, एक हरित संक्रमण, मतलब कि एक हरित के ऊपर बढ़ना, ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस करना। इंडिया और नॉर्डिक का पहला समिट स्टॉकहोम स्वीडन अप्रैल 2018 में साइन हुआ था, जिसका यहाँ पर ये था कि यहाँ पर नॉर्डिक कंट्रीज ने जो है अपना समिट यूएसए के साथ और इंडिया दोनों के साथ साइन किया हुआ है। और वो अभी 2022 वाला कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ था, जिसमें नॉर्डिक कंट्रीज यहाँ पे इंक्लूड हुई थी, जिसमें कौन कौन सी आई थी? फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन। ये 5 कंट्रीज आई थी और एक आइलैंड है फेरू आइलैंड, ये भी आए थे। तो इस तरीके से आइलैंड्स यहाँ पर आते हैं, मतलब ये सारी इनकी मीटिंग होती है। तो नॉर्डिक कंट्रीज पूछता है तो उसको याद रखना। बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है? ये सारी जो कंट्रीज हैं इनके साथ हमारा ट्रेड अच्छा है, $6 बिलियन का ट्रेड है और धीरे धीरे हमारी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है। प्लस हमारा स्वीडन के साथ बहुत अच्छे रिलेशन चल रहे हैं। स्वीडन न्यूज में भी रहता है क्योंकि कई बार हम लोगों ने स्वीडन के साथ जैसे एक लेड आईटी करके एक इनिशिएटिव चलाया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया। ये सारे इनिशिएटिव्स कहाँ पे चल रहे हैं? नॉर्डिक कंट्रीज में चल रहे हैं, इंडिया को लेकर के। तो काफी सारे इनिशिएटिव इंडिया के वहां पे स्टार्ट हो चुके हैं। काफी सारे टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, लाइफ साइंस, एग्रीकल्चर, काफी सारी चीजें वहां पे हमारी जो हमारी चली चली हुई है वहां पर। और नॉर्डिक कंट्रीज जो है काफी सारी पॉलिसीज को वहां पर भी स्टार्ट करते हैं। प्लस 63% ऑफ देयर इलेक्ट्रिसिटी सोर्सेज जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से होते हैं। और इंडिया जैसे कि आप जानते हैं वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है ग्रीन हाउस गैसेस का, जिसने क्या बोला है कि हम 40% तक यहाँ पर 2022 तक इसको रिड्यूस करेंगे, क्लीन एनर्जी लेकर के आएंगे हम लोग। तो इसी चक्कर में हम लोगों ने यहाँ पर जो है न्यू क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट इसी पर्सपेक्टिव से स्टार्ट किया है कि हम लोग यहाँ पर नया जलवायु निवेश कोष एक स्थापित करेंगे, जिसके तहत हम लोग फंड एस्टैब्लिश करेंगे। ठीक है। और 1500 करोड़ इसके ऊपर जो है भारत की सरकार ने इन्वेस्ट भी कर दिया है। इंडिया का एनएसडी जो है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, इसके लिए भी यहाँ पर नॉर्डिक कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया है। और इंडिया को क्या बोला जा रहा है? एक ऐसा कंट्री बोला जा रहा है जो एक, आप कह लीजिए, एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर के रूप में आ रहा है। एक अलग से यहाँ पर परमाणु शक्ति के रूप में एक अलग से रिस्पॉन्सिबल पहचान भारत की बनी हुई है। प्लस नॉर्डिक कंट्रीज हमें बहुत सपोर्ट करते हैं इस फैक्ट के ऊपर कि हमें क्या मिलनी चाहिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट भी मिलनी चाहिए। जो उसमें 10 कंट्रीज हैं वो नॉन परमानेंट है ना। और 5 कंट्रीज हैं परमानेंट, जिसको P5 कहते हैं, जिसमें भारत शामिल नहीं है। तो यहाँ पर P5 में इंडिया शामिल होना चाहता है। काफी बड़ा एक यहाँ पर ये चेंज चाहते हैं हम लोग कि हम P5 में शामिल हो जाए। बाकी नॉर्डिक देशों के साथ हमारा समुद्री सहयोग भी काफी ज्यादा चल रहा है, जिसमें हम सतत विकास, स्वच्छ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, नवाचार, वैज्ञानिक प्रयोग, इन सब चीजों पे ध्यान अपना जो है वो लेकर के जा रहे हैं, नए नए स्टेप्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी देखो काफी सारा जो है वो इंफॉर्मेशन गैप भी है, काफी कॉमन चीजें नहीं है, लेकिन कोशिश की जा रही है। जैसे कि सैनिटरी और जो फाइटोसेंट्री नॉर्म्स होते हैं क्लेanलीनेस के ऊपर, इन सब चीजों पे जो है वीजा व्यवस्था के उदारीकरण जैसी समस्याओं पर मतभेद हो रहा है, थोड़ा उनको सुलझाने की जरूरत है। प्लस गैर यूरोपीय फल मक्खियां,
इसे हम कहते हैं नॉन यूरोपियन फ्रूट फ्लाइज। इस तरीके से चीजें जो है वो बैन हुई थी। बेसिकली अभी आज के टाइम पे थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर से जुड़े हुए कुछ ना कुछ ऐसे एस्पेक्ट है जो नेगेटिव में जा रहे हैं। और स्वीडन स्टैंड जो था कश्मीर के इशू पर, वो भी हमारा इंटरनल अफेयर है जिसमें स्वीडन को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन आज के टाइम पे जैसे बाकी कंट्रीज के साथ यूएसए है, फ्रांस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इजिप्ट है, इसराइल है, ईरान है, हमने पढ़ा है ना कि इनके साथ रिलेशंस जो है वो धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो रहे हैं। सेम उसी रिस्पेक्ट में नॉर्डिक कंट्रीज के साथ हमें थोड़ा अपने इकोनॉमी टाइज को और बढ़ाने की जरूरत है और सतत विकास करने की जरूरत है। साथ ही साथ नॉर्डिक कंट्री बहुत ज्यादा जानी जाती है किन चीजों के लिए कि वहां पे बहुत ज्यादा क्लीनलीनेस है, बहुत ही क्लीन है, ग्रीन है, एजुकेशन बहुत अच्छी है वहां पर, जो है देखभाल, ह्यूमन राइट्स, कानून का शासन काफी अच्छा है। इंडिया रूल ऑफ लॉ जैसी चीजों में बहुत पीछे रहता है। तो ऐसी ही चीजों को और प्रमोट करना ताकि दोनों को यहाँ पर सहयोग करके सशक्तिकरण की सहूलियत यहाँ पर दी जा सके, यही चीजों को प्रमोट भी करना है। क्योंकि ये सारी कंट्री हैप्पीनेस और इन सब चीजों में टॉप करते हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ पर मैप में, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यहाँ पे ये तीनों कंट्री है, डेनमार्क यहाँ पर है। ठीक है। डेनमार्क के लोगों को हम क्या कहते हैं? डैनिश पीपल। ये भी इंडिया में आए थे डैनिश लोगों में। और डच नहीं पढ़ना इनको, डच नीदरलैंड्स के होते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, डच नीदरलैंड्स के पीपल होते हैं। आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इनको कहते हैं सबको मिला करके। और इस तरफ नीचे की तरफ यूके और आयरलैंड जैसी कंट्रीज यहाँ पर पड़ती हैं। ठीक है भाई, ये सब याद रखिएगा। नॉर्डिक कंट्रीज के बारे में सीधा सीधा फैक्ट आ सकता है। अब आज के टाइम पे 25 साल भी कंप्लीट हो गए हैं फ्रांस के रिलेशंस के साथ हमारे। इंडिया और फ्रांस के रिलेशन को 25 साल कंप्लीट हो गए हैं। 1947 में जो है स्टार्ट किए थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर 1948 में अग्रीमेंट साइन हुआ था। ठीक है। और फ्रांस जो है वो आप जानते हो इंडिया का जो है एक पार्टनर रहा है हमेशा से ही, और इंडिया की तरफ ही हमेशा से ध्यान रहा है। फ्रांस की टेरिटरी भी थी इंडिया में, पुडुचेरी, आप जानते ही हैं पुडुचेरी फ्रांस की टेरिटरी थी इंडिया में। जब यूएसए और कनाडा ने 1974 में भारत का जब एक न्यूक्लियर प्रोग्राम हुआ था, स्माइलिंग बुद्धा, याद है ना सबको? स्माइलिंग बुद्धा प्रोग्राम हुआ था। और कहाँ पे हुआ था ये? राजस्थान के पोखरान में, जैसलमेर के एरिया में। तो बहुत सी कंट्रीज ने यहाँ पर, जैसे यूएसए और कनाडा हो गया, बाकी ये सारी कंट्रीज ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया था इस चीज को। नेगेटिव रिस्पॉन्स देखने को मिले थे। लेकिन वही फ्रांस है, उन्होंने इंदिरा गांधी को उस समय यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए वहां पे जो यूरेनियम की सप्लाईज थी वो बढ़ाई थी, क्योंकि रिएक्टर्स में जरूरत थी उसकी, वो और ज्यादा इंक्रीज करी थी। ठीक है। ऐसे ही हमारा पोखरान सेकंड भी हुआ 1998 में। वो भी यहाँ पर पाकिस्तान के बॉर्डर पे किया गया, उसमें भी जो है इंटरनेशनल लेवल पे बहुत निंदा हुई, एक्सेप्ट नहीं करा। ठीक है। और उसी समय फ्रांस जो है, वो ऐसी कंट्रीज थी, फ्रांस, यूएसए, रशिया, उन्होंने उस समय जो है इस चीज को नेगेटिवली यहाँ पर नहीं लिया था और इसके लिए सही बोला था। साथ ही साथ जब हमने जो है आर्टिकल 370 हटाया था, तो उस टाइम पीरियड में भी जो है फ्रांस ने यहाँ पर जो है वो इंडिया का यहाँ पर मदद करी है इस चीज में, मतलब हमारा स्टैंड लिया है एक तरीके से। ठीक है, स्टैंड लेने की कोशिश करी है। और आज के टाइम पे हमारे 25 साल से ज्यादा कंप्लीट हो गए हैं। और ये आगे जो है ये पूरी जो भी यहाँ पर शांति है, स्थिरता है, ये सब चीजें आगे और इंक्रीज होने के ही चांसेस है। अब इसमें हम देखते हैं कि और हमारे क्या क्या एस्पेक्ट बन सकते हैं। देखिए, अभी हम लोगों का ट्रेड की मैं बात करूं तो काफी अच्छा खासा अमाउंट में ट्रेड इंक्रीज हो रहा है, $12.42 बिलियन ट्रेड इंक्रीज हो रहा है। फ्रांस 11th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर भी बन गया है, डिफेंस पार्टनर काफी अच्छा बन गया है। और 2017 से 21 का पूरा टाइम देखो तो सेकंड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर बन गया है। और हम लोग यहाँ पर फ्रांस की स्कॉर्पीन जो है सबमरीन्स, स्कॉर्पीन पारंपरिक पनडुब्बी आज इस्तेमाल भी कर रहे हैं 2005 के यहाँ पर। और आपने राफेल का फाइटर जेट तो सुना ही होगा, 36 राफेल फाइटर जेट भी हमें मिले हैं। किससे? लड़ाकू विमान किससे मिले? फ्रांस से मिले हैं। तो ये सब तो आप लोग, ये सब तो फैक्ट आई थिंक सब लोगों को पता होंगे ना, सुना होगा। और इंडिया ने जो अपनी न्यूक्लियर डील साइन करी है वो भी इन्हीं के साथ करी है। पेरिस भी यहाँ पर रोल प्ले करता है, फ्रांस सपोर्ट करता है, क्योंकि फ्रांस खुद जो है P5 का मेंबर है, परमानेंट 5 कंट्रीज, राइट।
जो परमानेंट 5 कंट्रीज है उसमें फ्रांस मेंबर है, और फ्रांस सपोर्ट भी करता है परमानेंट 5 कंट्रीज को यहाँ पर, कि भाई उन 5 कंट्रीज में इंडिया को शामिल होना चाहिए। और दोनों ही यहाँ पर पेरिस अग्रीमेंट 2015 को सपोर्ट करते हैं, जिसमें हम लोगों का क्या ऑब्जेक्टिव है कि हमें अर्थ का टेम्परेचर जो है, पूरे अर्थ का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम ही रखना है, रिड्यूस में ही रखना है। तो दोनों ही इंडिया और फ्रांस उसी पेरिस अग्रीमेंट पे आज भी एक साथ जुटे हुए हैं, एक साथ लगे हुए हैं कि हम किसी भी तरीके से इस चीज को यहाँ पर ठीक कर सकते हैं। तो इसी इसी पर्सपेक्टिव को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो मैं आपको पूरा बता रही हूँ कि भाई एरियाज ऑफ कोऑपरेशन बहुत सारे हैं, सिंगल एरिया नहीं है, बहुत सारे एरिया हैं ऐसे जहां पर हम लोग कॉर्पोरेट कर सकते हैं साथ में। डिफेंस हो गया, आप देख ही रहे हो डिफेंस में, आप देख रहे हो क्लाइमेट चेंज में। तो एस्पेक्ट्स आपको देखने हैं, हर तरीके का एस्पेक्ट आपको देखना है कि इन एस्पेक्ट्स में हम लोग यहाँ पर कोऑपरेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। धीरे धीरे होगा, चीजें और इम्प्रूव होंगी, पर ये अभी का सिनेरियो है। ठीक है, दोनों ने मिल करके यहाँ पर आईएसए, वैसे देखो आईएसए की जो पूरी पहल थी वो भारत की थी, जिसके हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम हरियाणा में लोकेटेड है। तो आईएसए यहाँ पे स्टार्ट किया गया था 2015 में, और उसके बाद दोनों ने इंडियन ओशन इंडो पैसिफिक रीजन में अपना पार्टनरशिप को इंक्रीज किया है। और दोनों देशों ने अपने नेतृत्व में हिंद महासागर के एरिया में भारत फ्रांस की संयुक्त रणनीतिक दृष्टि के रूप में यहाँ पर और बनाने की कोशिश करी है। दोनों देश यहाँ पर मतलब आप कह लो समुद्र के लिए, क्षेत्र के लिए, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के लिए, और दोनों एक दूसरे के लिए ना मतलब कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं तैयार, मतलब दोनों कंट्री एक दूसरे के काउंटर में नहीं खड़ी हुई है, साथ में खड़ी हुई है। ठीक है, फ्रांस यूएसए रशिया, जैसे हम रशिया को कहते हैं ना हमेशा से हमारा पार्टनर रहा है, सेम ऐसे ही फ्रांस यूएसए रशिया, हम इनको कह सकते हैं ये हमारे क्लोजेस्ट स्पेस पार्टनर भी है। स्पेस में भी हम लोग साथ में जाने की कोशिश करते हैं, जॉइंट सैटेलाइट्स हमने बनाई थी तृष्णा। ठीक है, इस तृष्णा सैटेलाइट को दोनों कंट्रीज मिलके बनाएंगी। वैसे अभी तो देखो सैटेलाइट जो बन रही है वो अभी बन रही इसरो और नासा के साथ, निसार, इसरो और नासा की मिल करके हम लोग सैटेलाइट बना रहे हैं निसार। और अभी एक और एक्टिव प्रोग्राम है कि हम लोगों ने सन तक जाना है, इसरो ने यहाँ पर प्रोग्राम लॉन्च किया आदित्य L1। याद हो रहा है ना सबको, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ भी चुके हैं, इनके बारे में याद आ रहा है सब लोगों को, मैं पिछले लेक्चर्स में इनके बारे में बता चुकी हूँ। दोनों कंट्री साइबर सिक्योरिटी, जो डिजिटल स्पेस होता है, साइबर सुरक्षा की जो बात होती है, जो फ्रॉड होते हैं, इससे बचने के लिए भी स्टेप्स ले रही है। यहाँ पर जो है दोनों कंट्रीज यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश करने के लिए भी बात कर रही है। और याद है ऑकस का फॉर्मेशन, ये थोड़ा प्रॉब्लम किया था जब ऑकस हुआ था। ऑकस क्या है यहाँ पर? ऑकस है ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस का आपस में फॉर्मेशन हुआ था, जहां पे क्या हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया किससे अपना सबमरीन लेने वाली, ऑस्ट्रेलिया अपना सबमरीन लेने वाली है फ्रांस की जगह यूएसए से। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। फ्रांस जो ऑकस से पहले ही ऑस्ट्रेलिया के साथ एक साझेदारी बना चुका था, और ऑकस बनने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा सा वो झुक गए किसकी तरफ, यूएसए की तरफ, अपने इंडो पैसिफिक पैसिफिक रीजन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने के लिए। तो इंडिया और फ्रांस यहाँ पर थोड़ा सा रशिया का जो यहाँ पर अभी था चल रहा था, रशिया का अग्रेशन जो चल रहा है यूक्रेन वाला, इसमें भी दोनों का यहाँ पर मेल नहीं खाता है। काफी सारी चीजों में मेल खाता है पर यहाँ मेल नहीं खाता। हमारा इनके साथ एक्सरसाइज भी होती है, वरुण एक्सरसाइज और गरुड़ एक्सरसाइज, ये दो एक्सरसाइजेज हैं, ये हमारी इनके साथ परफॉर्म की जाती है। और धीरे धीरे करके दोनों के बीच में अच्छा खासा ट्रस्ट बना हुआ है, प्रॉब्लम्स है बट यस कि आप कह लो कि एक अच्छी पार्टनरशिप बन सकती है। इंडिया जो है यहाँ पर सैन्य क्षमता भी बहुत अच्छी रखता है, अगर इनके साथ हमारा और इम्प्रूव होता है डिफेंस का तो और स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। और साथ ही साथ पीपल टू पीपल कांटेक्ट, डायस्पोरा हमारा यहाँ पे कम है। डायस्पोरा क्या चीज होती है? डायस्पोरा होती है कि हमारे वहां पे लोग रहना या उनके लोग यहाँ पे रहना, लोगों का आना जाना है जो है वो उतना ज्यादा अमाउंट में नहीं है, तो वो थोड़ा सा एक पॉइंट है जो इम्प्रूव करने की जरूरत है। थर्ड आर्टिकल है हमारा नॉर्थ स्ट्रीम। पुलिट्जर प्राइज विनर एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने ये बोला है कि अमेरिकी नौसेना के जो गोताखोर हैं उन्होंने 4 नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइनों में से 3 को नष्ट करने के लिए बम लगाए थे। तो अभी ये न्यूज में इस चीज आ गई है। देखो नॉर्थ स्ट्रीम क्या है? नॉर्थ स्ट्रीम एक गैस पाइपलाइन है जो रशिया से यूरोप, रशिया पूरा इसको यहाँ पर ओन करता है, रशिया की कंपनी का नाम है गैसप्रोम। गैसप्रोम यहाँ पर इसकी ओनर है, जो कि यहाँ पर पूरा गैस रशिया से यूरोप के रीजन में
लॉन्गेस्ट एक्सपोर्ट गैस पाइपलाइन है, जो कि गैस यहाँ पर बाल्टिक सी से नीचे होते हुए यूरोप तक गैस को लेके जाती है। ठीक है, उससे क्या होता है कि बीच में जो कंट्रीज है उनको बाईपास करते हुए जाती है। उससे ये होता है कि कंट्रीज जो है वो मतलब आराम से यूरोप तक पहुंची जा सकती है। ठीक है, ये बहुत सारे रीजन को क्रॉस करते हुए जाती है, जैसे कि रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, इन सारी कंट्री को। जर्मनी में ये कनेक्ट करती है यूरोप से पूरा। जर्मनी तक जाने के बाद ये पूरा कनेक्ट करती है। दो दो प्रोजेक्ट है इसके अंदर, नॉर्थ पाइप 1, नॉर्थ पाइप 2। नॉर्थ स्ट्रीम 1 जो है 2011 में कंप्लीट हो गई थी। लेनिनग्राड जो कि रशिया में है, वहां से जर्मनी तक ग्रिफस्वॉल्ड तक जाती है। नॉर्थ स्ट्रीम 2 ये अभी जो है सितंबर 2021 में कंप्लीट हुई है, जो कि करीब करीब 55 बिलियन क्यूबिक मीटर्स यहाँ पर गैस को रखने की क्षमता रखती है, गैस को संभालने की क्षमता रखती है। ठीक है, ये आप देखो यहाँ तक ये दो पाइपलाइंस हैं। ठीक है भाई, ये इस जगह से शुरू हो रही है नॉर्थ स्ट्रीम 2। नॉर्थ स्ट्रीम 1 लेनिनग्राड से शुरू हो रही है, नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो है ओस्लागा से शुरू हो रही है। और इस तरीके से यहाँ पर जो है गैस का यहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा, ये इसके अंदर पूरी कोशिश की गई है। ठीक है, और इसकी बहुत जरूरी है क्योंकि रशिया जो है वो यहाँ पर नेचुरल गैस जो है यूरोप को दे रही है। पूरे यूरोप की 40% से ज्यादा जो पाइपलाइन है वो रशिया से ही आती है। ठीक है, रशिया यूक्रेन वॉर के पहले, अब तो 9% रह गई है, कम हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इस वजह से क्या हुआ कि जो पूरा यूरोपियन यूनियन है, जो पूरा यूरोप है, वो किस पे डिपेंड हो गया, रशिया पे डिपेंडेंट हो गया। अपनी गैस की जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट है, जो भी उनकी यहाँ पर जरूरतें हैं, उस पे किस पे डिपेंड हो गया, यहीं पर हो गया। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना यहाँ पर, ये क्वेश्चन भी मतलब डिपेंडेंस बढ़ गया है यहाँ पर और यूएसए पे घट गया है। तो यूएसए को भी ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई। तो अभी यही चीज चल रही है कि यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ बॉम्ब लगाए गए थे, तो ऐसा एक दावा किया गया है। तो ये फैक्ट जरा अपने एग्जाम के लिए याद रखना। नॉर्थ स्ट्रीम 1, नॉर्थ स्ट्रीम 2 किस जगह से क्रॉस करती है, ये आपको अपने एग्जाम के लिए आइडिया होना चाहिए, मतलब आइडिया होना चाहिए यहाँ पर कि किधर से किधर क्रॉस करती है। दैट्स इट, इतना ही याद रखना, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट है यहाँ पर सिक्योर कोस्टल सिक्योरिटी, कोस्टल बाउंड्री। पहले तो मैं बताती हूँ यहाँ पर कितना कितना कोस्ट है। तमिलनाडु के कारण सीमा चुनौतियां बढ़ रही हैं। क्या हो रहा है अभी ये समझा देती हूँ मैं आपको। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमारा कहाँ कहाँ पे है कोस्ट। ये तो पिक्चर उतनी क्लियर नहीं आ पाई, मैं आपको कोस्ट समझा देती हूँ इधर ही। हाँ भाई, ये वाला मैप देखेंगे सब लोग। ये मैं साउथ इंडिया का मैप बना रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारा है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं इसको। 7516.6 किलोमीटर की हमारी ये कोस्ट लाइन 9 स्टेट से होके गुजरती है और 4 यूनियन टेरिटरी से। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। कितने स्टेट्स हो गई? 9। ठीक है, 9 स्टेट से होके गुजरती है और 4 यूनियन टेरिटरीज। कौन सी 4 यूनियन टेरिटरीज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। इधर है हमारी दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली। इधर है तमिलनाडु में हमारी पुडुचेरी। इधर है लक्षद्वीप और इधर है अंडमान निकोबार। 4 यूनियन टेरिटरी से होके गुजरती है। तो इस प्रकार से टोटल 13 टेरिटरीज से हमारी जो है ये लाइन गुजरती है, 7516.6 किलोमीटर की लाइन, जो कि सबसे ज्यादा कहाँ से गुजरती है, सबसे ज्यादा बड़ी है गुजरात की। लेकिन अभी तमिलनाडु में इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है, 7516.6 किलोमीटर की लाइन, भारत का 95% ट्रेड कहाँ से होता है? शिप के माध्यम से। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि इंडिया का जो कोस्ट है वो उसमें बहुत ज्यादा क्राइम, एंटी नेशनल एक्टिविटीज, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा एरिया है, हमें इसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। आतंकवादियों का आना, स्मगलिंग होना, तस्करी होना, अवैध घुसपैठियों का घुसाना, ये सब चीजें बढ़ रही हैं।
तो अगर ये सब चीजें बढ़ रही हैं तो उसको रोकने की भी जिम्मेदारी किसकी बनती है? सरकार की। और हमारी हमारी इंडियन नेवी है, हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड है, सब यहाँ पर इसकी प्रोटेक्शन के लिए तैयार है। समझे बात को? तो ये है। और आज के टाइम पे बहुत इश्यूज हुए, जैसे कि यहाँ पर आपको पता है, आपने याद होगा ताज होटल पे 26/11 का अटैक, शिप को हाईजैक कर लेना, पोर्ट्स पे अटैक करना, ये सब चीजें हो जाती हैं। प्लस दोनों तटों पर डकैती होना, डकैती तो बहुत ही ज्यादा होती है। और उसी रीजन में हथियारों की तस्करी होना, मानव तस्करी होना, घुसपैठियों का, रेफ्यूजीज का यहाँ पर इलीगल तरीके से घुस आना, मछुआरों की सुरक्षा वाली बात, ड्रग ट्रैफिकिंग जैसी चीजें, ये सब चीजें बढ़ती जाती हैं। ये सब चीजें बढ़ने की वजह से हमारी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। और तमिलनाडु में भी श्रीलंका के पास पड़ता है, वहां पे भी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अभी हो क्या रहा है, तमिलनाडु जो है पूरा 1076 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, कोस्टल वाला। तमिलनाडु के जो कोस्टल एरिया, उस बॉर्डर को हम क्या कहते हैं? कोरामंडल कोस्ट। लिख लीजिएगा, कोरामंडल कोस्ट। एक्चुअली में इसका नाम था चोला मंडल, चोला मंडलम। ये चोला एम्पायर से नाम निकल के आया था, चोला मंडल, कोरामंडल। ठीक है। अभी क्या हुआ है वहां पर, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है उन्होंने वार्निंग दी है यहाँ पर, कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो यहाँ पर ड्रग माफिया का आना, ये खुफिया, ये घुसपैठियों का आना, ये सब चीजें जो है यहाँ पर वार्निंग उनको दी गई है कि ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि श्रीलंका के जो तमिल रेफ्यूजीज हैं वो उनका आना हो रहा है, सिर्फ ऐसा ही नहीं है, लेकिन ये भी देखने को मिल रहा है कि भाई स्मगलिंग बढ़ती जा रही है, हथियारों का आना, मानव तस्करी का आना, ये भी एक बड़ा चिंता का कारण है। देखो, श्रीलंका के जो तमिल शरणार्थी हैं, उनकी संख्या कम है, लेकिन कानून प्रवर्तन एजेंसियों का ऐसा कहना है कि मादक पदार्थ और हथियारों की तस्करी बढ़ती जा रही है। अभी तक उसको कंट्रोल नहीं किया गया। अगर इस तरीके से अल्कोहल का आना, उसकी तस्करी होना, ये बढ़ती जाएंगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। केंद्र और राज्य सरकार ने यहाँ पर, जो उनकी खुफिया एजेंसी है, उन्होंने यहाँ पर इन सबको भी यहाँ पर इसके बारे में बताया और यही बोला है कि भाई सैटेलाइट, ड्रोन्स और तकनीकों के सहारा से यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा देखा गया है। और श्रीलंका के साथ, श्रीलंका में उनको देखा गया, तो हो सकता है इंडिया में जो है यहाँ पर वार्निंग भी एक तरीके से दी गई है, इसी पूरे पर्सपेक्टिव में वार्निंग दी गई है कि कुछ इस तरीके की घटना देखने को मिल सकती है। ठीक है। और श्रीलंका जो है, नॉर्थ श्रीलंका का जो रीजन है, वहां पर जो है सिक्योरिटी का इशू है थोड़ा सा, और इंडिया के बिल्कुल पास ही पड़ता है वो श्रीलंका का रीजन, तो ये चीजें देखने को मिल रही है। बस यही पर्सपेक्टिव है पूरा इसका। और हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड, हमारी इंडियन नेवी पूरे टाइम पेट्रोलिंग करती है, पेट्रोलिंग का मतलब गश्त करती है वहां पर। हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड यहाँ पे बनाई गई है इसी पर्सपेक्टिव के लिए, जो कि 200 नॉटिकल माइल्स, जो कि हमारा ईईजेड होता है, ये 200 नॉटिकल माइल्स क्या चीज है? समुद्र में किलोमीटर जो है वो नॉटिकल माइल्स के रूप में नापे जाते हैं। एक नॉटिकल माइल में 1.832 किलोमीटर्स होते हैं। ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ पर जो है हमारी जो पुलिस है, मरीन पुलिस होती है, वो भी 12 नॉटिकल माइल्स तक यहाँ पर पूरा गश्त करती है, देखती है, पेट्रोलिंग करती रहती है, पूरा सारा चेक करती है। प्लस बीएसएफ भी है यहाँ पर, गुजरात के एरिया में, सुंदरबंस में भी है, क्योंकि बीएसएफ का काम क्या है कि जो हमारा पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है गुजरात की साइड से, वो भी देखना है, और बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर लगता है वेस्ट बंगाल की साइड, वो भी देखना है। तो ये इनकी जिम्मेदारी है, तो ये सारा कुछ यहाँ पे देखते ही है। ठीक है। तो बस वही है, वही आज के टाइम पे जरूरत है। यहाँ पे सरकार ने इसके लिए कोशिश भी करी है, और इंडियन कोस्ट गार्ड इसके लिए काफी मेहनत भी करती है, अपना और ज्यादा रोल बढ़ाने की जरूरत है। और जैसे लैंड पे हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं, आर्मी हमारी बहुत केयरफुल रहती है हर चीज के लिए, ऐसे भी हमें थोड़ा सा ये देखना होगा कि कोस्टल एरियाज को भी हम ऐसे ही ना छोड़ दें, नजरअंदाज ना करें। देखो, ऐसा होता है कि नजरअंदाज काफी कर दिया जाता है, तो यहाँ पे नजरअंदाज ना किया जाए, उसके लिए भी थोड़ा सा और ज्यादा इसको क्या कहते हैं, मतलब आप कह लो कि और ज्यादा इसको स्ट्रेंथन करने की, और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। ठीक है। समझ गए सब लोग पूरी कोस्टल बाउंड्री के बारे में पॉइंट्स? अगला है हमारा कार टी थेरेपी, जो है कार टी सेल थेरेपी कैंसर के इलाज का अगला कदम हो सकता है। आज के टाइम पे कैंसर को अगर हमें हटाना है तो हम क्या कर सकते हैं? कैंसर को हटाने का पहला तरीका है कि सर्जरी कर लो, कैंसर को हटा दिया जाए सर्जरी करके, या फिर रेडियोथेरेपी करके यहाँ पे आयंस की हेल्प से थेरेपीज की जाए। और एक होती है सिस्टमेटिक थेरेपी, भाई सीधा मेडिसिन के थ्रू किया जाए। एक होती है कीमोथेरेपी, केमिकल्स के थ्रू किया जाए।
और समय के साथ साथ सर्जरी और रेडियोथेरेपी में सुधार भी काफी किया गया है, नए नए विकास यहाँ पे किए गए हैं। और उसी में जो यहाँ पर एक नया विकास किया है वो है कार टी सेल थेरेपी। कार की फुल फॉर्म क्या है? चिमरिक एंटीजन रिसेप्टर या काइमरिक एंटीजन रिसेप्टर। ठीक है, ये एक बहुत लंबे समय के लिए अच्छा एक बन सकता है यहाँ पर। ठीक है, एक नया पॉइंट बन सकता है कि हम इसमें किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। और वैसे देखो, जो भारत में अभी कीमोथेरेपी होती है, आप लोगों ने सुना होगा कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, इंजेक्शन या फिर जो है आप ओरल मेडिसिन प्रोवाइड करते हो। इसमें क्या होगा यहाँ पर टी सेल थेरेपी में, इसमें जो जो पेशेंट होगा उसके खुद की अपने जो सेल्स होंगे ना, उसका यहाँ पर उपयोग किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे टी सेल्स बनाए जाएंगे जो खुद से ही ऐसे मॉडिफाई करके बनाए जाएंगे, जो खुद से ही जो है पेशेंट की बॉडी में जाएंगे और वो और ज्यादा तरीके से इफेक्टिवली काम कर सकते हैं, और वो पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम है जिसके अगेंस्ट वो कैंसर से लड़ सकता है उसको और सक्रिय करेगी। प्रतिरक्षा प्रणाली कहते हैं ना, कोविड की वजह से सबसे ज्यादा हमारा इम्पैक्ट क्या हुआ है? इम्यून सिस्टम हमारा उस डिजीज से लड़ने की जो क्षमता है ना वो बहुत कम हुई है। तो इसमें उस चीज को बढ़ाया जाएगा, उसी चीज को यहाँ पे इंक्रीज किया जाएगा। इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया? जीवित औषधियां, लिविंग ड्रग्स भी बोला गया है, क्योंकि इसमें खुद ही पर्सन के सेल्स को जनरेट करके यहाँ पे किया जाएगा। और ये यहाँ पर बहुत हैवी होने वाली है, बहुत ज्यादा यहाँ पर एक्सपेंसिव होगी, तो काफी सारे इंडियंस के लिए जो है वो लागत और इसका मूल्य बहुत ज्यादा रहेगा, तो ये भी एक प्रॉब्लम रहेगी। और सबको होना चाहिए यहाँ पर, एक इंडिया के अंदर जो है इंश्योरेंस सबके पास नहीं है, इंश्योरेंस कवरेज सबके पास नहीं है, भारत में बीमा कवरेज बहुत कम है। इसलिए कई लोगों से अपना इस खुद अपनी जेब से इस चीज के लिए पूरे इसके लिए इलाज कर पाना, पैसे खर्च कर पाना काफी ज्यादा महंगा बन जाता है ना। तो थोड़ा सा ये भी एक इशू है, इसके साथ ये इशू जुड़ा हुआ है, चैलेंज आप कह सकते हो। ठीक है भाई। और मैं आपको थोड़ा सा अब समझा दूं कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी में डिफरेंस क्या है। कीमोथेरेपी में क्या होता है? कैंसर की तीव्र अनियमित वृद्धि और खराब उपचार तंत्र के कारण कैंसर कोशिकाओं पे अधिमानते कार्य करता है जाकर के। ठीक है। और इम्यूनोथेरेपी क्या होता है? जिसमें आप क्या करते हो, जो दवाएं होती हैं, दवाइयां दी जाती है या उन प्रतिरक्षा कोशिकाओं पर विशिष्ट लक्ष्य पर प्रहार करती है जो ट्यूमर के बढ़ने का कारण होती है, तो उसको रिड्यूस किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, बस ये वहीं जाकर रिड्यूस करती है। और जबकि ये होगी जो आपकी खुद ही कोशिकाएं बनाने के लिए एलिजिबल होगी। कार टी थेरेपी जो है इसी तरीके से, पहले क्या होगा, बॉडी से, पेशेंट की बॉडी से ब्लड निकाला जाएगा ताकि टी सेल्स यहाँ पे मिले। आप देख रहे हो ब्लड निकाला जा रहा है, टी सेल्स होंगे। टी सेल्स के बाद यहाँ पर उस टी सेल्स को कहाँ पे लेके जाया जाएगा? लैब में लेके जाया जाएगा। वहां पर इसमें चाइमरिक या काइमरिक इंटेलिजेंस रिसेप्टर जो है इसमें किया जाएगा, और उसकी हेल्प से बहुत सारे टी सेल्स बनाए जाएंगे, और वो टी सेल्स पेशेंट की बॉडी में फिर से डाल दिए जाएंगे, और वो जो है आगे कैंसर के सेल से लड़ने की क्षमता रखेंगे। इसे कहते हैं कार टी सेल थेरेपी। इसको समझना है आपने, इसमें और कुछ नहीं करना, इसको आपने सिर्फ समझना। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपके लिए बहुत आसान है इस पूरे को याद रखना, सिर्फ समझने की बात है सिर्फ इसके ऊपर। ठीक है भाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा मिलेट्स। मिलेट्स क्या है? बाजरा। इंडिया जो है वो यहाँ पर काफी ज्यादा प्रोत्साहन कर रहा है कि भाई हमें क्या किया जाए, अनाजों को और ज्यादा, बाजरे को और ज्यादा उगाया जाए। आपने सुना होगा जो हमारा बजट था उसमें भी काफी ज्यादा मोटे अनाज जैसी चीजों को यहाँ पर बढ़ाया गया था। मोटे अनाज में क्या क्या चीजें आती है? जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी। ठीक है। और 2023 आप जानते ही हैं कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ये मैंने कई बार अपने लेक्चर्स में बताया, बहुत ही बार बताया। अगर आपने रेगुलरली मेरे लेक्चर्स सुने हैं तो आपको ये पता होगा। और सरकार भी यहाँ पर पोषक अनाज को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही। तो ये सब कुछ न्यूज में था मिलेट से जुड़ा हुआ, कि भाई कोशिश चल रही है इस चीज से जुड़ी हुई। और हमारी जो FSSAI है, देखा है ना सबने ऐसे लिखा हुआ FSSAI, वो यहाँ पर मिलेट्स को जो है स्कूल का खाना, हॉस्पिटल्स का खाना, गवर्नमेंट की जो कैंटीन है, उन सब में कैसे उनके मेन्यू में इंक्लूड करने वाले हैं, वो सारी चीजें कहाँ पे लिखी जाएंगी? FSSAI इस चीज को यहाँ पर लेके आएगा। भारत में ज्यादा ज्वार जो है वो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यूपी, तेलंगाना यहाँ पे होता है सबसे ज्यादा। अगर मैं बात करूँ एरिया वाइज, तो महाराष्ट्र प्रोड्यूस करता है। महाराष्ट्र कॉटन भी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, इसीलिए महाराष्ट्र में ही
मुंबई में ही कॉटन बोर्ड भी एस्टैब्लिश्ड है। ठीक है, तो ये कोशिश यहाँ पे की गई है इस चीज के लिए। बाजरा तो जो है वो सबसे ज्यादा राजस्थान में ग्रो किया जाता है, उसके बाद यूपी, हरियाणा, गुजरात, एमपी, और सबसे ज्यादा उगाया भी वहीं जाता है और कंज्यूम भी वहीं किया जाता है। गुजरात में जैसे ज्वार और बाजरा, राजस्थान में कर्नाटका में ज्वार और रागी, महाराष्ट्र में ज्वार और बाजरा, राजस्थान में बाजरा और उत्तराखंड में रागी, क्योंकि सबसे ज्यादा उगते हैं ना, तो वहां पे कंज्यूम भी ज्यादा होते हैं। जहाँ उगेगा ज्यादा वहां पे खपत भी ज्यादा ही होगी उन चीजों की, है ना। लेकिन जो चीज यहाँ ज्यादा मिलती है वो लोग फिर खाते भी हैं उस चीज को ज्यादा। और सरकार ने यहाँ पर जो है अब क्या बोला है, सब मिलेट्स के लिए यहाँ पर एमएसपी नहीं लाया है। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो सरकार द्वारा दिया जाता है, हर एक के लिए नहीं है। ज्वार बाजरा रागी के लिए ही है। ज्वार और रागी के लिए 2,350 पर क्विंटल है, और रागी के लिए इतना है। मिलेट्स का मैंने क्या बेनिफिशियरी बताया हुआ है, ये बहुत खराब सिचुएशन में भी ग्रो हो जाते हैं, जहाँ पे ड्रॉट की, सूखे की सिचुएशन है, बहुत खराब वेदर है, खराब सॉइल है, हिली एरिया है, वहां पर भी ये ग्रो कर सकते हैं। मतलब खराब सिचुएशन में भी ग्रो कर सकते हैं, इसीलिए राजस्थान में ज्यादा ग्रो हो पाता है। क्यों? क्योंकि पानी की कमी, मतलब पानी की कमी के एरिया में भी ग्रो हो जाएगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको पानी का अमाउंट बहुत ज्यादा चाहिए, अगर पानी की कमी भी है तब भी ये अच्छा खासा ग्रो कर सकता है। इसमें सूखे की व्यवस्था में भी ये ग्रो किया जा सकता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में इसको पानी की जरूरत नहीं है। इको फ्रेंडली है, हमारे एनवायरमेंट के लिए काफी अच्छा है, और आराम से खाया जा सकता है, बहुत ही हेल्दी भी है। लेकिन वही है ना, इसको ज्यादा ग्रो ही नहीं किया जाता। ग्रो करोगे, लोगों को पसंद आएगा, तभी तो खाया जाएगा, है ना। इसलिए ज्यादा इसको जब ग्रो नहीं करोगे तो कैसे खाया जाएगा और कैसे पसंद करेंगे लोगों द्वारा। तो यही बात है, इस पे ज्यादा, इसीलिए जो है अभी की सरकार जो है इस पे फोकस कर रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्रो करेंगे, ज्यादा ग्रो करेंगे, ज्यादा खाएंगे, ज्यादा खाएंगे, तो बेनिफिट्स पता चलेंगे धीरे धीरे कि क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्या चीजें और सही हो सकती है। तो बस वही कोशिशें यहाँ पर एक्स्ट्रा की जा रही है। इसलिए 2023 साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का दर्जा दिया गया था। कोशिश की जा रही है कि भाई इसमें और थोड़े से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक अच्छा हेल्दी ऑप्शन है बहुत, अगर इसको अच्छे से कंज्यूम करे लोग, खपत करे इसकी, तो बहुत एक हेल्दी ऑप्शन के रूप में आता है। और बाकी जो चावल और गेहूं की तुलना की बात करें, तो इसके अंदर जो डायबिटीज होती है ना, अगर आप ये कंज्यूम करते हो तो डायबिटीज भी कंट्रोल में रह सकती है अगर ये कंज्यूम करते हो। और ये हमारी जो मोटापा होता है उसको भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है, राइट। और हृदय रोग जो होते हैं उसको भी कम करने में करता है। इसमें फाइबर भी ज्यादा होते हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, सूक्ष्म पोषक तत्व, वो भी इसमें अच्छे खासे होते हैं। अनीमिया के बोझ को भी ये कम करता है। नियासिन भी अच्छा खासा होता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल रखने में मदद करता है। तो काफी बेनिफिट्स है, बस समस्या सारी ये है कि इन बेनिफिट्स को अभी तक उतना ज्यादा टैप नहीं किया गया है। बेनिफिट्स काफी सारे हैं, अगर उन बेनिफिट्स को टैप कर लिया जाए सही प्रकार से, तो वो हमें काफी ज्यादा फायदे पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो भाई वही है, सरकार यहाँ पर अच्छा खासा स्टेप ले रही है, दीर्घकालिक कृषि उत्पादन में अच्छा स्टेप ले रही है गवर्नमेंट। ठीक है, सही दिशा में कदम बढ़ा रही है, इससे किसान जो उगाते हैं उनकी आय में भी वृद्धि होगी इस पूरे चीज से, और इम्प्रूवमेंट भी। ठीक है, तो सरकार काफी अच्छा स्टेप ले रही है इस पूरे के लिए। हाँ, अब ये है कि भाई ये स्टेप अभी सक्सेसफुल होगा, अभी तो ये साल चल रहा है, इसमें काफी इम्प्रूवमेंट भी आएगी। तो कोशिश तो यही है सरकार की कि इसमें इम्प्रूवमेंट की जाए, तभी तो साल डिक्लेयर किया है। बाकी देखते हैं, लेट्स सी इसमें और कितनी चीजों में इम्प्रूवमेंट आ सकती है। ठीक है, जैसे जैसे जो जो होगा वो मैं आपको यहाँ पर बताती जाऊंगी, वो हम धीरे धीरे समझते जाएंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट समझते हैं हम यहाँ पर मिशन अंत्योदय सर्वे 2022-23 का। देखो भाई, ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने यहाँ पर, अच्छा ये पूछ रहा है कि भाई आपको बतानी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, ध्यान से पढ़ लेना, पहले ही आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे पूछी जा रही है, सारी ठीक लिखी हुई है। मिशन अंत्योदय सर्वे क्या होगा, जो कि यहाँ पर क्या करवाया जाएगा कि भाई जितनी भी स्कीम्स आई हैं, क्या ये स्कीम्स एक्चुअली में इम्प्लीमेंट भी हुई हैं या सिर्फ सिर्फ पेपर में लिखी रह गई हैं। इसमें क्वेश्चन है, समझते हो, जो प्रश्नावली होती है, कि आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, 13 लैंग्वेजेस में प्रिपेयर किया जाएगा, ताकि हर एक से यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सके और ये देखा जा सके कि हमारा जो ये जो मिशन है पूरा, जो या तो हम जो भी पंचायत के से जुड़े हुए जितने भी हम यहाँ पर
वो देखते हैं। पंचायत से जुड़ी हुई हम यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज देखते हैं, या पंचायत जो भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करता है, क्या वो एक्चुअली में इम्प्लीमेंट हुआ भी है, क्या उसमें कुछ भी चेंजेस आए हैं, क्या वो इम्प्लीमेंट हुआ है, यस और नो। ठीक है, इस तरीके की चीज देखी जाएगी। तो सारी स्टेटमेंट ठीक लिखी है, नन ऑफ द अबव, सारी स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई है। ऐसे ही डिजिटल पेमेंट उत्सव यहाँ पर, जो कि अब डिजिटल है तो ऑब्वियस सी बात है कौन लॉन्च करेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय लॉन्च करेगा उसको, जिसमें क्या होगा, इंडिया की आज तक की जो जर्नी रही है, चाहे वो भीम ऐप से आपने ट्रांजेक्शन किया, आपने फोन पे से किया है, आपने जी पे से किया है, किसी भी चीज से आपने ट्रांजेक्शन किया है, पेटीएम से किया है, सब चीजों का आपका यहाँ पर बताएगा, सब चीजों के लिए बताएगा कि भाई किस तरीके से हमारा इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, आज के समय में हमारा इम्प्रूवमेंट कैसे कैसे चीजों को लेके हुआ है। तो वही चीजें इसके अंदर यहाँ पर बताई जाएंगी। समझ रहे हैं सब लोग इस चीज को? तो यही है पूरा कॉन्सेप्ट ये वाला। आई होप सब लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी सारी बातें। यही थे आज का हमारा पूरा लेक्चर। इसको सबको लोग लिख लीजिएगा, सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, पूरा का पूरा आपके दिमाग में एकदम छपा हुआ होनी चाहिए बात। जो जो मेरे लेक्चर्स यहाँ पे बच्चे सुन रहे हैं, सबके दिमाग में एकदम क्लियर सारी बातें होनी चाहिए कि ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो इन्हीं टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं। मतलब घुमा फिरा के आपके जो टॉपिक्स रहते हैं वो इन्हीं में से कुछ ना कुछ करके पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? ये है आपका आज का पूरा आर्टिकल। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट आर्टिकल में, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।